फॉरेन सेक्रेटरी की सरबराही में हम जितने मिशंस हैं उनसे भी हमने इनपुट मांगा है कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम। बेहतरी अगर सर्विस डिलीवरी हमने बेहतर करनी है तो क्या करनी है, समझने की ज़रूरत यह है कि एक एम्बेसी है, उसमें मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं। कुछ ऑफिसेज हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं टू द फॉरेन ऑफिस, कुछ ऑफिसेज हैं जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के हैं जो वहां बैठते हैं, तैनात हैं। उनकी पोस्टिंग फॉरेन ऑफिस नहीं करता, उनका ट्रांसफर फॉरेन ऑफिस नहीं करता, उनकी ACR फॉरेन ऑफिस नहीं लिखता जी, और वो रिपोर्ट अपनी मिनिस्ट्री को करते हैं। अब उनकी एक्टिविटीज को और जो फॉरेन ऑफिस के जो एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं, उनको डवटेल कैसे किया जाए। जिम्मेदारी तो एम्बेसडर की है, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने में उनके लिए आसानियां कैसे पैदा की जाए, तो उसके लिए हम एक तजावीज़ मुरतब कर रहे हैं और वो तजावीज़ इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को देंगे। आज भी आपकी इस प्रेसर से पहले जितने सीनियर फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स थे, छुट्टी का दिन है, मैंने उनको जहमत दी और उनकी मैं शुक्रगुजार हूं कि वो छुट्टी के दिन भी यहाँ तशरीफ ले आए और मैंने उनके साथ तबादला ख्याल किया ऑन द वे फॉरवर्ड। उस वे फॉरवर्ड पर हमने बात की है, इंशाल्लाह हम मिलके काम करेंगे और बेहतरी करेंगे और उनका मोराल बिल्कुल इंशाल्लाह हम डाउन नहीं होने देंगे। देखिए, मेरी नज़र में सब दुरुस्त था। मेरी नज़र में इस इवेंट को जिस तरह उसकी पब्लिक तशहीर की गई उसकी ज़रूरत न थी। हर चीज़ के इन हाउस मीटिंग के अपने नॉर्म्स होते हैं और उनका एहतराम हम पर लाजिम है। और फिर उसका क्या हुआ, बतंगड़ किसने बनाया, हिंदुस्तान ने बनाया, पाकिस्तान के मुखालिफिन ने उसको उछाला। वो पाकिस्तान के मफाद में हरगिज नहीं था, नहीं है। तो बिल्कुल मैं फॉरेन ऑफिसर्स की बैशिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। इंशाल्लाह इस्लाह होगी, बेहतरी होगी, रिफॉर्म्स होंगे, बैशिंग नहीं होगी। यार एक सेकेंड, व्हाई डू यू गेट वर्कड अप, रिलैक्स। कोई आपको इनकार कर दिया सवाल को, होल्ड ऑन यार, बी पेशेंट, रोजा है, आराम से जी। जी बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई। हमने एक वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हमारे नए सफ़ीर वहाँ गए हैं उनको एक मुफस्सल उनके साथ नशिस्त की और उनको बताया कि उनकी तवक्कुआत क्या हैं। जो मिशंस के साथ उनने एड्रेस किया, जो उसका देखिए, लोग मनफी पहलू उठाते हैं, मुस्बत पहलू सरफ नज़र कर देते हैं। मुस्बत पहलू ये है कि उन्होंने उनको बताया कि उन्हें उनकी खिदमत के लिए, आसानियां पैदा करने के लिए क्या क्या इकदाम लेने चाहिए, किस तरह आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके लिए आसानी पैदा कर सकती है और उन्हें उसको बरूए कार लाना चाहिए। तो उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह होगा और उनके लिए बेहतरी आएगी। सर, ये बहुत बड़ी तादाद से पाकिस्तानियों की सऊदीया से वापस आ गई है, टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए उनके ऊपर। तो सर, जो उस टैक्सेस की बोझ से वो वापस आ गए, फैमिलीज वापस आ गई हैं, तो आप सवाल आ गया, समझ आ गई। बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और उसका नोटिस भी लिया गया है और उस पर इस्लाहात भी हुई हैं और सऊदी अरेबिया ने उस पर रिफॉर्म्स भी की हैं और उस रिफॉर्म्स में आपने देखा कि उनके लिए आसानियां पैदा की हैं। वो जो पहले कैद होते थे एक अपने क्या कहते हैं जी उसको, अकामा के और वो कफील के, उससे आज़ादी उनको मिली है और वो अब उससे हटकर कई और भी जॉब तलाश कर सकते हैं, इतने जकड़े हुए नहीं होंगे जैसे पहले थे। उसके साथ साथ उन्होंने रिलैक्सेशन भी का आगाज़ कर दिया है और नई इनटेक का, ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया है। तो इंशाल्लाह वो आसानी पैदा हो जाएगी। चले चले बीबी, मैं ही कर देता हूँ। जिस तरीके से सऊदी गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया और ये सारा विजिट हुआ, इसकी बड़ी भारी कीमत पाकिस्तान अदा करेगा। अच्छा, वो बताएं क्या है, कीमत बताएं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं बताएं ना, आपको क्या लग रही है कीमत? सर, ये तो आप बताएं कि आप गए थे, मैं तो थी नहीं वहाँ। तो फिर आप मेरा सवाल तो सुनिए सर, दूसरा। तो पहले कीमत तो चुका लेना। अच्छा, चलिए सवाल कीजिए। देखिए ना, ये सवाल से पहले तमीज की जरूरत क्या थी?
सवाल कीजिए। सवाल सुनने कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान आपने फरमाया कि बातचीत चल रही है, इसमें पाकिस्तान का रोल क्या? कोई गल होने भी दोगे? ये इरादा नहीं है आपका? हाँ, माशाल्लाह। देखिए, पहली बात है, पाकिस्तान कोई कीमत अदा नहीं कर रहा। पाकिस्तान को अपने मफादात के दिफा का इल्म है, हम उससे गाफिल नहीं हैं। डिप्लोमेसी में चीज़ें जो होती हैं वो चुटकी बजाने से नहीं होती। यू हैव टू चिप, यू हैव टू वर्क ऑन दम, और आप मुसलसल कोशिश करते हैं और पेशरफ्त होती है। कोई बटन नहीं होता जो आप दबाएं और फौरन आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। हमारी जो ख्वाहिश थी, जो हमारी कोशिश थी, जिस तरफ हम मामलात को देखना चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेकाम हो। खबर आई है कि ईद पर दोनों साइड्स ने फैसला कर लिया सीज फायर का। ये अच्छी डेवलपमेंट है ना, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। सीज फायर तालिबान भी और अफगान गवर्नमेंट ने आपस में मिलकर तय किया है। Isn't that big news? नहीं, नजर से नहीं गुजरी होगी आलपन, गुजरी है। अच्छा चलो, मुबारक को फिर, मतलब कि अच्छी खबर है, नजर से गुजर गई। कोई कीमत अदा नहीं कर रहे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किए हुए है और कर रहा है और आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। सर मतीन भाई जी। शुक्रिया। अफगानिस्तान पे जो कल हमारी स्टेट लीडरशिप थी, वहाँ पर जो उनकी बातचीत हुई अफगान सदर के साथ, ये कहा जा रहा है कि या तो पाकिस्तान जो है वो काबिल गवर्नमेंट के साथ हो या तालिबान के साथ हो। कन्फ्यूजन बहुत है। दूसरा ये बताइए, क्या पाकिस्तान पे दबाव बढ़ रहा है कि वो अमेरिकी फोर्सेस को पाकिस्तान में कुछ एयर बेसिस दे? कुछ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि वंस अफगानिस्तान में एयर बेसिस जब क्लोज होंगे वो कुछ अपने ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान के एयर बेसिस इस्तेमाल करना चाहते हैं। राइट, राइट, गॉट इट मतीन। पहली बात, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान अफगान अमन के साथ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुशहाली के साथ है, पाकिस्तान रिकन्सिलिएशन के साथ है। हम किसी फरीक के साथ, किसी धड़े के साथ नहीं हैं। हम पूरे मुल्क की बेहतरी चाहते हैं और उसकी जो काविश कोशिश जो कर सकते थे कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जो कल डेवलपमेंट हुई है, जिसका मैंने जिक्र किया है, एक सीज फायर का ईद के दिनों में, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये एक, जिसे कहते हैं ना, माहौल को इनेबल करेगी। वो रिडक्शन ऑफ वायलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमने गुफ्त शुरीत करनी है तो उसमें वायलेंस का रिड्यूस होना एक माहौल को साजगार बनाता है। तो वो उस साजगार माहौल के लिए ये एक अच्छी डेवलपमेंट मैं समझता हूँ और पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया है। हमने उस पर खुशी और मुसर्रत का इजहार किया है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए पाकिस्तान पे दबाव की क्या बात है। पाकिस्तान ने जो करना है अपने मफादात को सामने रख के करना है। पाकिस्तान के मफाद में है अफगानिस्तान का अमन व इस्तेहकाम। हमारी ज़रूरत है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो और उसके लिए हम जो कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सवाल यह है बेसिस का। देखिए, पाकिस्तान की बड़ी वाज़े पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने अपनाई है। वी विल बी पार्टनर्स इन पीस, और ये हमारा रोल होगा, रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर, वो हमारा रोल है। अब फैसला तो उन्होंने करना है, मुल्क तो उनका है, आग तो वहां लगी हुई है, उसको बुझाना किसने है? भाई बाहर के लोग तो हेल्प कर सकते हैं ना, असल तो बुझाने वाले घर के लोग हैं जो अंदर घर में बैठे हैं, अपने घर को जलता देख रहे हैं। तो उसमें उनने क्या करना है, ये उन पर जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा आयद जिम्मेदारी उन पे होती है। बाकी दीगर दोस्तों का एक रोल है उसको आगे बढ़ाने में। तुर्की अपना रोल प्ले कर रहा है, कह रहा है कि इस्तांबुल में आइए बैठिए हम फैसिलिटेट करते हैं, वो रोल कर रहे हैं। दोहा ने अपना रोल प्ले किया, उन्होंने कहा आइए बैठिए हम फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है ना जी। तो दोस्त ममालिक रोल प्ले करते हैं। बुनियादी जिम्मेदारी अफगानों की है और हम उनके लिए दुआ को हैं। बेसिस नहीं भैया, हम कोई यहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड
کی اجازت دینے کا ارادہ نہیں رکھتے اور پاکستان میں کوئی بیس منتقل نہیں ہو رہے. بی بی آپ کیجیے اور اس کے بعد آپ کر لیں. Honestly, I didn't follow the question properly. Pakistan? Yes. Pakistan has always been encouraging them to engage, and we feel that engagement gives them the international respectability, the international recognition that is required. It enhances their role. And if they want to be acceptable, if they want delisting to take place, if they want recognition, then engagement, giving up violence and looking for a political solution is in their interest, and they have been open. And you've seen the progress that did take place. They did come to the negotiating table. You did see a peace agreement signed in Doha. You did see development in the shape of commencement of dialogue between the two parties. You did see progress on the rules and procedures, a consensus and agreement on that. And yes, we also saw the stocks we also saw witnessed a stalemate, and hopefully with this new development that has taken place yesterday and calling for a ceasefire, and hopefully post Eid, if the Istanbul conference takes place and that moves ahead, inshallah things will move ahead, hopefully. Ji. سر آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا پروگرام میں بات کر رہے تھے آرٹیکل 30 کے، آپ اس کی ایک وضاحت بھی دے چکے ہیں، لیکن بہت زیادہ افہام ہے. ایک تو جشن ہے، سوال سمجھ آ گیا. اس کا جواب لے لے پہلے، اس کا دوسرا بھی کر دیجیے گا. دیکھیے ابہام ہونا نہیں چاہیے، اور ابہام بلا وجہ کریٹ کیا جا رہا ہے. اس میں ناسمجھی بھی ہو سکتی ہے، سیاست بھی ہو سکتی ہے. اب ایک ہو سکتا ہے طبقہ ہے جو نہ سمجھ رہا ہو، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ایک طبقہ ہے جو سیاست کر رہا ہو جس کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ ایسا ہے جو سیاست سے بالا تر ہے. پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے. پاکستان کی پوزیشن مسلسل ہم اس کا اظہار کر چکے ہیں. میرے اسٹیٹمنٹس آ چکے ہیں، فورن پالیسی کے فورن آفس کے اس پہ مختلف بیانات ہیں، ہمارے خطوط ہیں. ہم نے جو مراسلے بھیجے ہیں صدر سلامتی کونسل کو، ہم نے جو مراسلے بھیجے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو، اس میں میرے بھائی کوئی ابہام نہیں ہے. اب 2 آرٹیکلز کا ذکر کیا گیا اور ایک خاص طبقہ اس کو ہوا دے رہا ہے. not realizing they are playing into the hands of those Indians who want to create confusion. ان کی تو کوشش ہونی چاہیے, and I don't blame them. ان کو جو موقع ملے گا وہ کبھی نہیں جانے دیں گے. یہ ہندوستان کا خاصہ ہے. باہر نہ ہو. We have to understand آرٹیکل 370 جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے. وہ بات کرتا ہے ان کے تشخص کی, وہ بات کرتا ہے ان کے جو ان کو اسپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا ہندوستان کے آئین میں, جو کہ اپنا فاروق عبداللہ صاحب نے اور نہرو صاحب نے طویل 5 ماہ کے مذاکرات کے بعد جس پر ایک معاہدہ کیا تھا, اس کو انکارپوریٹ کیا گیا تھا, اور ایک اسپیشل گنجائش ہندوستان کے آئین میں دی گئی. جب اس کو ریووک کیا گیا تو لا محالہ اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا, کشمیریوں نے اس پہ اظہار کیا. وہ کشمیری جو ہندوستان کے ساتھ مختلف حکومتوں میں شامل رہے, کولیشن پارٹنرز رہے, ان نے ہمیں قبول نہیں ہے. آپ نے ہمارا تشخص مٹا دیا, آپ نے ہمارا جھنڈا, ہماری پوری حیثیت ختم کر دی, ہمیں قبول نہیں ہے. اور یقیناً پاکستان کو بھی اس پہ تشویش تھی اور حیر ہونی چاہیے. ٹھیک, ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے مثلا ایک صاحب نے تو یہ کہہ دیا او جی پاکستان نے یو ٹرن لے لیا. خدا کے واسطے پاکستان نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا اور نہ لے گا. یہ کہا گیا یہ جو انٹرنل میٹر کہہ دیا وزیر خارجہ نے. یہ بتائیے جب ایک مسئلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ ہے,
जब एक मसला फॉरेन ऑफिस के एफर्ट से 5 अगस्त के बाद 3 मरतबा सलामती काउंसिल में मौजू रहा है, जेर बहस रहा है जी, एक मसला जिस पे सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, तो इंटरनल मैटर तो हो ही नहीं सकता। ये नासमझी की बात है या फिर उसको किसी के ईमा पर एक रुख देने की बात है। तो मैं इस अभाम को दूर करना चाहता हूं इस वजाहत से। नंबर 2, आर्टिकल 35A। 35A की अहमियत इसलिए मैं उजागर कर रहा हूं कि अभी हमारी गुफ्तो शुनीद हिंदुस्तान के साथ तो नहीं है, आपका कोई डायलॉग नहीं हो रहा, कोई उस किस्म की आपकी फॉर्मल टॉक्स नहीं हो रही, और हिंदुस्तान ने जो 35A को रिवोक कर दिया है उसके जरिए जो डोमिसाइल रूल्स में तब्दीली लेके आए हैं और नॉन कश्मीरियों को वो वहां राइट दे रहे हैं टू बाय प्रॉपर्टी एंड टू गेट वहां की जो क्या कहेंगे उसको डोमिसाइल, हाँ डोमिसाइल, तो उससे उसके पीछे एक सोच कार फरमा है, और वो सोच है वो जो डेमोग्राफिक बैलेंस जो है उसको डिस्टॉर्ट करना, उसमें छेड़छाड़, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर कल को कोई पेशरफ्त होती है अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक भी, तो वो जो इम्बैलेंस है वो उस अक्सरियत को, मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत की शक्ल देना चाहते हैं। तो इस पर हमें तशवीश है, क्योंकि ये अमल उनने जारी कर दिया है। इसकी बेपनाह इसकी टाइमिंग को देखना है, इसको हमें देखना है कि हमें इसको रोकना, उसको रुकवाने में हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। हर फोरम पर हमने ये आवाज़ उठाई है, बिकॉज टाइम इज़ ऑफ एसेंस, और जितना हम इसको सरफ नज़र करेंगे और वक्त गुजरता जाएगा तो वो अपने लिए माहौल साजगार करते चले जाएंगे। लेकिन कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, इंटरनल मैटर नहीं हो सकता। कश्मीर का हल सलामती काउंसिलों में मौजूद है, और पाकिस्तान उस पर अपना नुक्ता नज़र पे अपने हिस्टोरिक मौक़िफ़ पर कायम है। ठीक, हिंदुस्तान के इक़दामात से कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार और उस पार उन्होंने उन्हें मुस्तरद किया है बशमूल पाकिस्तान के। हम अपने उस मौक़िफ़ पर कायम हैं, कोई अभाम नहीं है और कोई फिक्र की बात नहीं है। पाकिस्तान ने पहले रखा था, बताया था कि हमारी 4-5 शराइत हैं, ये मुकम्मल होगी तो हम भारत के साथ टॉक्स कर सकते हैं, वरना नहीं। तो आप आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिफाई कर दें कि एग्जैक्टली जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप कहते हैं कि भारत को बनाना है ताकि मुज़ाकरात हो सके, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप डिफाइन कर दें क्या है? पहली बात तो यह है कि इस वक्त कोई टॉक्स नहीं हो रही, टॉक्स हो सकती हैं, उससे मतलब में तो हो रही है। सुन लेना यार, इस वक्त कोई टॉक्स नहीं हो रही, कोई फॉर्मल टॉक्स नहीं है। हाँ, टॉक्स हो सकती हैं और उसके लिए इक़दामात हिंदुस्तान को उठाने हैं। आपने कहा स्पेल आउट कर दें, मैं मुख्तसरन उसका जवाब ये देता हूँ कि अगर हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान उनके साथ मेज़ पे बैठकर एक मीनिंगफुल डायलॉग करे, तो उसके लिए उन्हें जो कश्मीर में जो इस वक्त उनकी पॉलिसी है उस पर नज़रसानी करनी होगी। वहाँ जो लोगों को रिलीफ दरकार है वो देना होगा। आज 18-19 माह हो गए हैं, वो एक कोविड लॉकडाउन का शिकार है और उसके साथ साथ वो मिलिट्री सीज का शिकार हैं, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन का शिकार हैं जी। कोई उनका लीडर हुर्रियत का, जैसे कि अभी सहराई साहब का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, तो उनके जनाजे में भी शामिल नहीं हो सकते लोग। तो ये सब मुश्किलात हैं, उनको रिलीफ दिया जाए, और वो जो तड़प रहे हैं कि आपने हमारा तशख़्ख़ुस मिटा दिया, हमारा स्टेटहुड बहाल किया जाए, अगर ये कर दें तो ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इससे क्रिएट हो जाएगी। सर
Minister, during this visit, two big achievements which took place. One is prisoner transfer agreement which was signed between the two countries. So, can you tell that how many Pakistani prisoners which are right now in Saudi jails, and how many will benefit from this particular arrangement which is achieved? And secondly, another big thing is Pakistan-Saudi Supreme Coordination Council, as you rightly mentioned, that can we know that what would be the scope of this council, and will it work under the foreign ministry, or it would be an independent council, and like the main scope of this council? Well, let me start with the council. The council will work in the foreign ministry. The secretariat will be provided by the foreign ministry to this council. The secretariat of the council will be the respective foreign ministries, right? And I did mention the three pillars: the political security pillar, the economic pillar, and the cultural information pillar, right? These are the three pillars जिसमें engagement आपकी हो सकती है. एक दूसरा आपका सवाल था prisoner transfer का. देखिए, जब हम prisoner transfer की बात करते हैं तो what we have said कि वहाँ ऐसे prisoners भी हैं जो कि अपनी कन्विक्शन पूरी कर चुके हैं और कोई उनकी पेनल्टी है जो वो अभी चुका नहीं पाए और वो बेचारे जेल में पड़े हैं. तो उनको अगर सऊदी हुकाम वो वेव ऑफ कर दे तो उनको रिहाई मिल सकती है और वो घर आ सकते हैं. तो उनके लिए आसानी पैदा करना हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी कोशिश भी है. एक बहुत से प्रिजनर्स ऐसे भी होंगे जो वहाँ ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं और मतलूब थे और सजाएं हुई हैं, या हेनियस क्राइम, वो इस कैटेगरी में नहीं आते. और हमें जब प्रिजनर्स की बात करते हैं तो हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन देम एंड देम. सो वी आर टॉकिंग ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ प्रिजनर्स who are involved in petty crimes, who are still there because they have not been able to pay the penalties. उसके लिए हम चाहते हैं कि वो हमें फैसिलिटेट करें. Anyone else? आपका ये सर जी. थैंक यू सर. जैसे अभी हालिया दौरा सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान और भारत के माबैन जो है वो कश्मीर के मामले पे बिलखसूस जो है वो सालसी तहक़ीक़ात करने की पेशकश की है. इससे पहले अच्छा, और जिले मुबारक ऐसा कर चुकी है. तो क्या इस हवाले से कोई पेशरफ्त इस मौजूदा दौरे के दौरान की गई है सर? देखिए, सऊदी अरब हमारा दोस्त है. सऊदी अरब हमारा दोस्त है और सऊदी अरब के हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात हैं. उनका कारोबार है, वहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो बहुत बड़े उनके ख़रीदार हैं. सऊदी तेल के ख़रीदार हैं. अरबों डॉलर का तेल वो सऊदी अरब से ख़रीदते हैं. तो जब ख़रीदो फरोख्त होती है तो ताल्लुक तो होता है. एक है. अब उन्होंने एक तो वेलकम किया और सबने ही वेलकम किया कि जो हालिया फैसला हुआ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कि हम जो हमारा सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग थी 2003 की, वी आर रिवर्टिंग बैक टू दैट एंड दैट इज होल्डिंग अप. तो उस पे वो समझते हैं एक अच्छी पेशरफ्त है. हम भी समझते हैं, कश्मीरी भी समझते हैं अच्छी पेशरफ्त है. पाकिस्तान का तो पहले दिन से ही मौक़िफ़ था. सीज फायर वायलेशंस वो हो रही थी, वो कर रहे थे, निहत्ते शहरियों को निशाना वो बना रहे थे. हम महदूद थे, हम तो उस तरह फायर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ अगर हम फायर करते हैं और कश्मीरी मुतासिर होते हैं तो वो तो हमारे हमनवा हैं. हम उनको ज़ख्मी करना या उनको मेम करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो ये एक डेवलपमेंट है. दूसरा, वो समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि देखिए दो मुल्क हैं, पड़ोसी भी हैं, और अगर इस रीजन ने तरक्की करनी है तो इनके अंदर जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी तो रीजन तरक्की करेगा. आप देखें ना, इंट्रा रीजनल ट्रेड हमारी कितनी महदूद है. आप देखें ना, सार्क जो है उसकी फंक्शनैलिटी कितनी मुतासर हो गई है क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर वो एक खिंचाव तनाव दिखाई दे रहा है. तो अगर सार्क को आपने फाल करना है, अगर रीजनल रीजनल ट्रेड को आपने प्रमोट करना है, अगर रीजनल कनेक्टिविटी को आपने प्रमोट करना है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे. तो ऐसा होगा. और ये भी समझते हैं और बहुत से लोग समझते हैं कि दो मुल्क हैं जो पड़ोसी भी हैं और एटमी कुव्वतें भी हैं और जंग कोई ऑप्शन नहीं है, खुदकुशी है. तो वाहिद रास्ता क्या है? गुफ्तगू का है. उसके लिए कतरा रहा कौन है? पाकिस्तान तो नहीं कतरा रहा, कतरा रहा तो हिंदुस्तान है.
अगर हिंदुस्तान तैयार है और माहौल कंड्यूसिव जैसे मैंने बात की है वो करने को तैयार है, तो पाकिस्तान मेज पे बैठने के लिए पहले भी तैयार था, अब भी तैयार है। तो उस पे कोई दोस्त, सऊदी अरब हो, कोई और दोस्त हो, जो भी उस पर अपना किरदार अदा करना चाहता है, हम उसको वेलकम करेंगे। थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन को पाकिस्तान ने कभी उससे इनकार नहीं किया। थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन से इज्तनाब हमेशा हिंदुस्तान करता आया है, हमने तो कभी नहीं किया। थैंक यू जी। Thank you so much.